हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन। ठीक है, इससे पहले हम सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये नोट से मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर कराते हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, एक ही वीडियो में फिर ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें नोट से इसलिए कराया है ताकि नोट्स भी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाए इसकी, और नोट से हम थोड़ा कम टाइम में ही चैप्टर को कंप्लीट कवर कर सकते हैं। इस एक ही वीडियो के अंदर हम रिलेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेट्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा आपको, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता। ठीक है, तो ये रिश्ता वही रिश्ता है जिस रिश्ते का इंतजार इस दुनिया का हर एक लड़का कर रहा है। वह रिश्ता हो जाए कहीं से भी हो जाए, है ना। तो ये रिलेशन भी वही है, बस यहाँ पर सेट्स में होता है ये। ठीक है, सेट के बीच में रिलेशन होता है, और हमारे जो डेली लाइफ में है वो भी हमारे रिलेशन ही है। जैसे भाई बहन का रिलेशन हो गया, ठीक है, मम्मी पापा चाचा चाची, ये सब क्या है, हमारे रिलेशन ही तो हैं। तो ऐसे ही ये रिलेशन अगर सेट के अंदर होते हैं, ठीक है, वो चीज हम पढ़ रहे हैं कि सेट में किस टाइप से रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन पर चलने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक बातें इसकी, जिसका रिलेशन में यूज होगा। तो सबसे पहला ही टॉपिक हमारा आता है ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या होते हैं ऑर्डर पेयर? देखिए, नाम से पता लग रहा है, जिसमें ऑर्डर मैटर करता हो, ऑर्डर का कुछ मायना हो, मतलब ऑर्डर में किसी चीज को रखा जाए। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर इन ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। मैटर करने का मतलब ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, मतलब ए बी और बी ए इक्वल नहीं होंगे, दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर होंगे। क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो ए है और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, बी। जबकि इसके अंदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या है, ए, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, बी, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, ए। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो याद रखेंगे आप, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं दोनों केस में। अगर कभी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, जैसे ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल लिखे हुए हैं, तो केवल और केवल कब हो सकते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल? जब इसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। मतलब यहाँ पर ए इक्वल्स टू क्या होगा, बी, और बी इक्वल्स टू क्या हो, सॉरी, ए इक्वल्स टू क्या होगा, सी, और बी इक्वल्स टू क्या होगा, डी। तभी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या बोलेंगे, हम इन दोनों को इक्वल बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें भी नाम से पता लग रहा है कि भाई इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। ऑर्डर डज नॉट मैटर इन अनऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर जो है यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि ए बी जो है ना वो किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा अगर अनऑर्डर्ड पेयर है। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, उनकी आगे पीछे सीक्वेंस जो में लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ए बी लिखें आप या बी ए लिखें, दोनों एक ही बात है। जबकि ऑर्डर्ड पेयर होता तो दोनों अलग अलग बातें होती। ठीक है, ऑर्डर पेयर और अनऑर्डर पेयर दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। देखिए, नंबर में प्रोडक्ट हमने पढ़ा है, अगर सेट में हम प्रोडक्ट कराएं तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट करा रहे हैं तो हम खाली सिंपल प्रोडक्ट बोल देते हैं। लेकिन जब दो सेट का प्रोडक्ट कराया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, एक ए सेट है हमारे पास और दूसरा बी सेट है, इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स दोज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये कह रहा है भाई दो सेट है हमारे पास, एक ए सेट है एक बी सेट है, और उनका जो हम प्रोडक्ट कराएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसके अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिसमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू सेट ए। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट कहां पर बिलोंग करेगा, सेट बी में बिलोंग करेगा। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज बिलोंग्स टू सेट बी, और इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। उसको लिखा कैसे जाएगा, ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ए सेट में बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट बी सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हर टॉपिक पर एक एक एग्जांपल है ताकि आपको अच्छे से बात क्लियर हो पाए। तो एग्जांपल देख रहे हैं हम, जैसे ये हमारे पास भाई ए सेट है, ये हमारे पास क्या है, बी सेट है। हमें दोनों का कराना है प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी कराना है। तो आप इसका पहला एलिमेंट पकड़ लीजिए 1, और इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए। तो 1 का 4 के साथ बनाएंगे 1 4, 1 का 5 के साथ बनाएंगे 1 5। तो हमने 1 को पकड़ा था, बी के सभी एलिमेंटों के साथ, दो ही एलिमेंट थे, दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया, और भी होते तो उनके साथ भी बना देते। ठीक है, अब 2 को पकड़ लीजिए यहाँ से, 2 का 4 के साथ बनाएंगे 2 4, 2 का 5 के साथ बनाएंगे 2 5। ठीक है, अब 3 को पकड़ लीजिए यहाँ से, 3 का 4 के साथ बनाएंगे 3 4, और 3 का 5 के साथ बनाएंगे 3 5। ठीक है, ये जो वीडियो है ना, ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट है, चाहे आप 12th के हैं, क्योंकि 12th में भी रिलेशन है, या फिर एनडीए जेई
नेवी, एयर फोर्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर 11th या 12th का मैथ्स आता है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी तो सेम ही होती है, ठीक है? इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? जो फर्स्ट सेट है उसका एक-एक एलिमेंट लेकर के आपको सेकंड सेट के सभी एलिमेंटों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देने हैं। जो पहले लिखा है सेट उसका एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, दू सेकंड नंबर पे लिखा है उसका एलिमेंट सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी एक नोट करने वाली बात आ गई, रिमार्क करके मैंने लिखा है कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। भाई A क्रॉस B जो है ना वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, यहाँ पर A क्रॉस B में फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? A सेट का, और सेकंड एलिमेंट किसका होगा? B सेट का होगा। जबकि B क्रॉस A में फर्स्ट एलिमेंट होगा B का और सेकंड एलिमेंट होगा A का। तो दोनों अलग-अलग हो गई ना बातें। तो याद रखेंगे आप, A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। अब नेक्स्ट जो बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर 1 मार्क्स क्वेश्चन या एमसीक्यू बहुत ही बनते हैं। तो ये बोल रहा है इफ A हैज़ M एलिमेंट, ए सेट के अंदर मान लीजिए भाई एम एलिमेंट है और बी सेट के अंदर जो है वो एन एलिमेंट है, तब हम उन दोनों का क्रॉस कराएंगे, ए क्रॉस बी कराएंगे, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट बनेंगे, मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? तो ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? एम इंटू एन। ठीक है, इस पर इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल हमने ले लिया। मान लीजिए हमारे पास भाई ये एक ए सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो अगर हम ए क्रॉस बी कराते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? यहाँ पर एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो 3 इंटू फोर, 3 इंटू फोर कितना हो गया? 12। यानी कि जब हम ए बी का क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास 12 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। पीछे जो एग्जाम्पल था इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, ए सेट में कितने एलिमेंट थे? 3। बी सेट में कितने थे? 2। तो 3 2 जा कितना हो गया? 6, यानी कि 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो काउंट करके देख लीजिए 6 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसका रिलेशन में भी आगे यूज होगा, तो इसलिए आप इसको क्लियर रखें। अगर मान लीजिए, अब तो ये तो 2 सेट का प्रोडक्ट था, 3 सेट का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, ऐसे n तक हो सकता है, यानी कि जर्नल फॉर्म में इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट, मान लीजिए n सेट है हमारे पास, A1 सेट है, A2 है, फिर A3 भी है, सॉरी A3 है, ठीक है? अप टू कहाँ तक है? An तक। तो इनको हम जनरली कैसे लिख सकते हैं? ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसको हम, I इक्वल टू 1, मतलब I की वैल्यू 1 से कहाँ तक होगी? n तक होगी, और ये पाई लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ लिखा हुआ है AI, मतलब I की वैल्यू आप 1 से n तक रिप्लेस कर देंगे, तो इस चीज़ को जर्नल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये बोल रहा है ईच ऑर्डर्ड पेयर हैविंग n एलिमेंट्स, प्रत्येक ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट होंगे? n एलिमेंट होंगे, क्योंकि जितने सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे हर एक ऑर्डर पेयर में उतने ही एलिमेंट होंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमने 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया था, ठीक है? तो हर ऑर्डर पेयर में कितने-कितने एलिमेंट है? 2-2 एलिमेंट है। अगर 3 सेट का कराते तो 3-3 होते, 4 सेट का कराते 4-4 होते, ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 सेट और आ जाता है तो 3-3 एलिमेंट हो जाएँगे हर ऑर्डर पेयर में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना रिलेशन। ठीक है भाई? तो रिलेशन क्या होता है? तो देखिए रिलेशन क्या होता है? एनी रूल इन व्हिच any element of set A is related to any element of set B। ये कह रहा है कि भाई कोई भी नियम, कोई भी रूल हो सकता है, कोई भी नियम हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट B के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हो, और नोट अगर नहीं भी जुड़ा हो तो इज कॉल्ड रिलेशन। इसी को हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। नहीं आई होगी आपको मेरी बात समझ में? देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से किसी भी नियम के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है, या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा है, तो भी हम इसको क्या कहेंगे? रिलेशन। क्यों भाई? कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा है तो रिलेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कह देते हैं, खाली रिलेशन कह देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए आप एक अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, ठीक है? तो आपका उसके के साथ कोई रिलेशन नहीं, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, फिर भी आप दोनों के बीच में एक रिलेशन है, इंसानियत का रिलेशन। तो ऐसे आप समझ सकते हैं ये चीज़। तो कोई भी 2 सेट है, वो उसमें उसके कोई भी एलिमेंट एक-दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ए सेट के एलिमेंट बी सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनके अंदर रिलेशन है, ठीक है? और ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है। बाकी इसको हम टाइप में डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ठीक है? तो देखिए रिलेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक ए सेट है और ये हमारे पास एक क्या है? बी सेट है। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि एनी रूल, तो वो एनी रूल जो है ना वो ये रिलेशन देखिए यहाँ पर डिफाइन है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि ए बी ऐसे ऑर्डर पेयर बनेगा। इसका जो पहला एलिमेंट है ए, वो कहाँ पर बिलोंग करेगा? सेट ए में, मतलब वो सेट ए में से उसकी वैल्यू लेनी है ए की। और बी जो है वो किस में बिलोंग करेगा? सेट बी के अंदर बिलोंग करेगा। और वो बोला था ना एनी रूल, वो रूल ये यहाँ पर है, ये रूल है।
इस रूल के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन बनाना है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन बनाना है, मतलब सारे ऑर्डर पेयर इस प्रॉपर्टी को या इस रूल को फॉलो करने चाहिए। और रूल क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इज इवन, मतलब दोनों नंबर हो, ये ऐसे ऑर्डर पेयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं जिनमें दोनों का डिफरेंस इवन नंबर हो। a माइनस बी करें तो कैसा नंबर आए, इवन नंबर आए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करा लेंगे, क्योंकि जो रिलेशन होता है ना वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये आगे हमने मैथमेटिकली डिफाइन किया है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करा लेते हैं इस ए सेट का बी सेट के साथ। अभी मैंने आपको बताया था भाई, पहले सेट का पहला एलिमेंट पकड़ लो, वन पकड़ लिया हमने, तो वन का फोर के साथ वन फोर, वन का सिक्स के साथ वन सिक्स, वन का एट के साथ वन एट, वन का सबके साथ हो गया। अब टू ले लीजिए और बी सेट के सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए, टू फोर, टू सिक्स, टू एट, टू का भी सभी के साथ हो गया। अब फोर ले लीजिए यहाँ से, तो फोर का फोर के साथ फोर फोर, फोर सिक्स, फोर एट, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो इस रूल को फॉलो कर रहा है जो ऑर्डर पेयर, वो आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड को माइनस करने पर इवन नंबर आना चाहिए। तो देखिए किस ऑर्डर पेयर में इवन नंबर आ रहा है, क्या इन दोनों का डिफरेंस इवन नंबर है। भाई वन माइनस फोर थ्री आएगा, थ्री तो ओड नंबर है, ये नहीं कर रहा है। वन माइनस सिक्स फाइव आएगा, ओड है, ये भी नहीं कर रहा है। वन माइनस एट सेवन आएगा, ओड है, नहीं कर रहा है। टू माइनस फोर टू आएगा, माइनस का टू आएगा, पर हम तो इवन ओड देख रहे हैं ना, तो टू माइनस फोर माइनस टू आएगा, तो टू तो एक इवन नंबर है, तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। देखो उसके बाद टू माइनस सिक्स फोर आएगा, फोर एक इवन नंबर है, तो ये भी फॉलो कर रहा है, रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये भी बिलोंग करेगा। टू माइनस एट सिक्स आएगा, इवन नंबर है, ये भी बिलोंग करेगा। देखिए फोर माइनस फोर जीरो आ रहा है, तो जीरो भी आपका इवन नंबर में ही काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो को हम टू से डिवाइड करेंगे, जीरो आएगा, तो याद रखिएगा जीरो इज ए इवन नंबर। तो फोर माइनस फोर जीरो आ रहा है और जीरो इज ए इवन नंबर, तो फोर फोर भी बिलोंग कर रहा है। देखिए फोर माइनस सिक्स कितना बचे मिलेगा आपको, टू, और टू इज ए इवन नंबर, तो फोर सिक्स भी बिलोंग कर रहा है। फोर माइनस एट फोर मिलेगा, तो फोर एट इज ए, फोर माइनस एट जो है वो भी बिलोंग करेगा। यानी कि जो ये रूल होता है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग जो है, जो भी ऑर्डर पेयर इस रूल को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो ये हमने एक रिलेशन बना दिया इस रूल के अकॉर्डिंग। अब आप ध्यान से एक बात समझिएगा कि यहाँ पर ये जितने भी ऑर्डर पेयर है, ये हमने कहाँ से सेलेक्ट करके लिखे, ए क्रॉस बी से सेलेक्ट करके लिखे। भाई ये सारे ऑर्डर पेयर आपको ए क्रॉस बी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहीं से तो सेलेक्ट करके लिखे हैं। तो ये कहना कोई गलत थोड़ी ना होगा कि ए सेट के जो है सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी आर सेट के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये है कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो मैथमेटिकली आप रिलेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई रिलेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि आर के सभी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहीं से तो हम सेलेक्ट करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये रिमार्क करके और जो चीजें लिखी हुई होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इन पर भी ध्यान दीजिएगा। हर एक टॉपिक के अंदर मैंने एग्जाम्पल रिमार्क वगैरह करके पूरा अच्छे से रिलेशन के नोट्स को कंप्लीट किया है। ठीक है, अब तक इतना आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए, खाली वीडियो को देखते देखते आपको रिलेशन तैयार हो जाने वाला है। बस वीडियो पर बने रहें, और अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। चलिए देखते हैं रिमार्क। तो यहाँ पर बोल रहा है भाई, इफ ए हैज एम एलिमेंट, ए सेट है जिसके अंदर एम एलिमेंट है, और बी हैज एन एलिमेंट, और बी के अंदर एन एलिमेंट है, देन ए क्रॉस बी हैज एम इंटू एन एलिमेंट्स। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, तो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं भाई, ए सेट के अंदर एम एलिमेंट है, बी सेट में एन एलिमेंट है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, एम इंटू एन होंगे, मतलब दोनों का प्रोडक्ट करा लेंगे हम। तो नई बात क्या है, नई बात है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए टू बी। तो ए टू बी है जो है वो कितने रिलेशन बनेंगे, तो कितने रिलेशन बनेंगे, टू रेज टू पावर एम इंटू एन। भाई m इंटू एन से हमने क्या निकाल लिया, a क्रॉस b के एलिमेंट निकाल लिए। ठीक है, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है सबसेट। तो अगर a क्रॉस b में m इंटू एन एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको याद होगा, टू रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सेट में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में कितने हैं, m इंटू एन। तो सबसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू रेज टू पावर m इंटू एन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और जो ये सबसेट है यही तो रिलेशन है।
क्योंकि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो रिलेशन क्या है, सबसेट ही तो है। ठीक है, चलिए आगे इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम अच्छे से क्लियर करने के लिए। भाई ए सेट में मान लीजिए 2 एलिमेंट है, बी सेट में 3 एलिमेंट है, तो देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी कितने रिलेशन बनेंगे, 2 रेज टू पावर m इंटू एन। एम कितना था आपका 2 और n कितना था 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, यानी कि 2 रेज टू पावर 6, और 2 रेज टू पावर 6 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ रिलेशन, हमने कैसे फाइंड किए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है भाई, देखिए डोमेन और रेंज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशन से बनेगा फंक्शन, और फंक्शन में डोमेन और रेंज से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनके अंदर, इसलिए अभी से बेसिक से ही ध्यान देना। ठीक है, डोमेन क्या होती है, तो डोमेन इज ए सेट ऑफ फर्स्ट सेट एलिमेंट। भाई डोमेन क्या है, क्या बोला इसने, डोमेन इज ए सेट, डोमेन एक सेट है, किसका सेट है भाई, ऑफ फर्स्ट सेट एलिमेंट, फर्स्ट पहला जो सेट होगा ना उस एलिमेंटों का सेट होगा। मतलब पहला जो सेट होता है, जैसे ये ए सेट था हमारा फर्स्ट, ए टू बी निकाला था हमने, ए फर्स्ट सेट था, तो इसके एलिमेंटों का ही सेट होता है। कौन से एलिमेंटों का, विच इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, केवल उन एलिमेंटों का सेट होता है जो सेकंड सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मतलब डोमेन क्या है, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, रिलेटेड है, वो क्या होगी डोमेन। और जो सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे जो फर्स्ट के किसी ना किसी से जुड़े होंगे, वो हो जाएगी आपकी रेंज। ठीक है, जैसे भाई हमने ए क्रॉस बी निकाला, तो ए सेट के जो एलिमेंट बी सेट से जुड़े हैं, तो ए के जो जुड़े हैं ना वो तो होंगी डोमेन, और बी के जो ए से जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगी रेंज। ठीक है, इसको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करेंगे आगे। देखिए रेंज क्या है, तो रेंज भी यही है, रेंज इज ए सेट ऑफ सेकंड सेट। रेंज क्या है, सेट है भाई, किसका सेट है, सेकंड सेट के एलिमेंटों का। कौन से एलिमेंट, विच इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, जो एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, रेंज। तो डोमेन हो गई फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हैं, और रेंज क्या हो गई, सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस पर एक एग्जांपल और अच्छे से क्लियर करने के लिए ये देखिए, यहाँ पर ए सेट है आपके पास, ये बी सेट है। ठीक है, आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मैं पहले डिफाइन करके आ रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये रिलेशन गिवन है, और ये वो रूल गिवन है, एक्स माइनस वाई इज इवन, सेम ही है, पिछला एग्जाम्पल जैसा ही है, वही है बल्कि। ठीक है, अब ए और बी का हम कराएंगे क्रॉस, तो मैंने क्रॉस कराने के बजाय डायरेक्ट लिख दिया, मैंने यहीं से चेक कर लिया भाई किस चीज का इवन आ रहा है, तो 1 का 5 के साथ इवन आया, मैंने सीधा लिख दिया। 1 का 6 के साथ नहीं आया, 1 का 7 के साथ इवन आएगा, लिख दिया। 4 का 5 के साथ इवन नहीं आएगा, नहीं लिखा। 4 का 6 के साथ इवन आएगा, लिख दिया। 4 का 7 के साथ इवन नहीं आएगा, डिफरेंस। ठीक है, तो वो नहीं लिखा, तो ये रिलेशन बना दिया हमने, जैसे पीछे मैंने आपको क्लियर कर गया था। अब इसमें फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट देखो जो सेकंड सेट के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट का देखो 1 5 के साथ भी जुड़ा है, 1 7 के साथ भी जुड़ा है, तो एक तो 1 जुड़ा हुआ है, और 4 भी जुड़ा हुआ है, किसके साथ, 6 के साथ। तो फर्स्ट सेट का कौन कौन सा एलिमेंट जुड़ा है, 1 और 4। इनमें देख लीजिए 1 है और 4 है, रिपीट करके कोई नहीं लिखना है। ठीक है, 1 जैसे 2 टाइम्स आ रहा है, तो 1 को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, केवल 1 टाइम ही लिखेंगे, और 4 लिख दिया। ये क्या हो गई, डोमेन। अब सेकंड सेट के जो एलिमेंट होंगे, सेकंड सेट के देख लीजिए इनमें, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट देख लीजिए, 5 है, 7 है और 6 है, तो रेंज में क्या आ जाएगा, 5 6 7। ठीक है, सीक्वेंस में लिखेंगे 5 6 7। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस पर एक हमने एरो डायग्राम भी लिया और अच्छे से क्लियर करने के लिए, देखिए ये एरो डायग्राम, ये रिलेशन बना था आपका, इधर हमने लिख लिया ए सेट, ये ए सेट बना लिया, ये हमने क्या बना लिया, बी सेट। ए सेट में एलिमेंट था 1 और 4, बी सेट में था 5 6 और 7। अब देखिए 1 किससे रिलेट कर रहा था, 5 से, तो ये देखो 1 को 5 से जोड़ दिया हमने। 1 7 से भी रिलेट कर रहा था, 1 को 7 से भी जोड़ दिया हमने। 4 6 से रिलेट कर रहा था, 4 को 6 से जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डोमेन, रेंज और कोडोमेन, तीसरी चीज और आ गई, वो तीनों डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट जुड़े हुए हैं सेट बी के एलिमेंट से, तो ये दोनों में किस में आ जाएंगे, डोमेन में। यहाँ तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से, ये किस में आ जाएंगे, रेंज में। और कोडोमेन क्या होती है भाई, कोडोमेन होती है सेकंड सेट, जो दूसरा सेट होगा। जैसे हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो बी को हम सेकंड सेट कहेंगे। अगर हम बी क्रॉस ए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ए को सेकंड सेट कहेंगे। तो जो सेकंड सेट होता है वो आपकी क्या होती है, कोडोमेन। और सेकंड सेट क्या था आपका, 5 6 7। सेकंड सेट क्या था, 5 6 7। तो तीनों बातें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन क्या है,
फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हैं। रेंज क्या है? सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हैं। कोडोमेन क्या होती है? सेकंड सेट पूरा। तो यहाँ पर सेकंड सेट बी था क्योंकि हमने एक क्रॉस बी कैलकुलेट किया था और बी आपका क्या था? 5 6 7। तो ये क्या हो गई? कोडोमेन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। भाई रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो रिलेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। वही सेट के अंदर जो पढ़ा था वही चीजें, नई चीजें नहीं है। सेट बिल्डर मतलब सेट को बिल्ड करने वाली, रूल मेथड मतलब जिसके अंदर केवल रूल बताया जाएगा, यानी कि ये वो तरीका है, ये वो फॉर्म है जिसके अंदर केवल सेट की प्रॉपर्टियां बताई जाएगी। ठीक है, केवल क्या बताई जाएगी? प्रॉपर्टी, एलिमेंट नहीं बताए जाएंगे। इन दिस फॉर्म रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रॉपर्टी, केवल प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे ये रिलेशन लिखा हुआ है, ये रिलेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसने प्रॉपर्टी बताई है कि भाई एक्स में से वाई को माइनस करेंगे तो ओड नंबर आना चाहिए। एक प्रॉपर्टी बताइए। क्या यहाँ पर आपको कोई एलिमेंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो रिलेशन लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में सेट के एलिमेंट बता दिए जाते हैं, तो इसको आप टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, या लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं। देखिए लिस्टिंग मेथड मतलब लिस्ट बना दी जाएगी यहाँ पर। तो इन दिस फॉर्म रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर। मतलब यहाँ पर जो है ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंटों के ऑर्डर्ड पेयर आपको नजर आएंगे, मतलब एलिमेंट नजर आएंगे आपको इसके अंदर। ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, और पिछले में क्या लिखी हुई थी? केवल प्रॉपर्टी लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड फॉर्म। तो दो तरीके से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो टेबुलर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन आ गई है, बट टाइप रिलेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला आ गया आपका एम्प्टी रिलेशन, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था भाई सेट ए के कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ा है तो भी रिलेशन है, तो वो कौन सा रिलेशन होगा? एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं आप, वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं, नल रिलेशन भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब है खाली, यानी कि कोई भी एलिमेंट इनके अंदर नहीं होगा। ए रिलेशन आर इज ए वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। एक रिलेशन आर जो है वो वॉइड रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा कब? if no element of set A is related to no element of set B। अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है तो आर जो है वो आपका कैसा रिलेशन होगा? वॉइड रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। एग्जाम्पल भी देख लीजिए यहाँ पर, ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन किया है इसने। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इवन। तो आप इनका डिफरेंस चेक करके देखिए इवन किस में आ रहा है। देखिए 2 में से 7 को माइनस करेंगे 5 आएगा, 2 में से 11 को करेंगे 9 आएगा, 4 में से 7 को करेंगे 3 आएगा, 4 में से 11 को करेंगे 7 आ रहा है। मतलब इन दोनों का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सभी का डिफरेंस ओड नंबर आएगा। सभी का डिफरेंस क्या आएगा? ओड नंबर। वो देख के भी पता लग रहा है, क्योंकि देखिए इसमें सारे इवन नंबर है, इसमें सारे ओड नंबर है, और इवन और ओड नंबर का डिफरेंस हमेशा ओड नंबर होता है। या तो ओड ओड का डिफरेंस इवन होगा या इवन इवन का डिफरेंस इवन होगा। ठीक है, तो यहाँ से साफ पता लग रहा है ऐसा कोई ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं जिनका डिफरेंस इवन आए। तो इसका मतलब इसमें तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि रिलेशन कैसा है? फाई रिलेशन है, खाली रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? फाई रिलेशन। फाई का मतलब एम्प्टी रिलेशन होता है, खाली रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिमार्क करके फिर एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दी है कि वॉइड रिलेशन इज ए स्मॉलेस्ट रिलेशन। ठीक है, सबसे छोटा रिलेशन कौन सा होता है? वॉइड रिलेशन होता है। भाई इससे छोटा क्या होगा? वॉइड में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो इससे छोटा तो कुछ होगा ही नहीं। तो याद रखिएगा वॉइड रिलेशन इज ए स्मॉलेस्ट रिलेशन। वॉइड रिलेशन जो होता है वो सबसे छोटा रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल देखिए नाम से पता लग रहा है यूनिवर्सल, पूरा यूनिवर्स आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि जितने भी ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर है सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, पूरा ए क्रॉस बी आ जाएगा इसके अंदर। तो ये रिलेशन आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। कह रहा है कि किसी भी रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे केवल कब? अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंटों से जुड़े हुए हों। ठीक है, मतलब रिलेटेड हो। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पर ए सेट ये है आपके पास, बी सेट ये है। तो ए का 4 के साथ 1 4, सॉरी 1 का 4 के साथ 1 4, 1 का 5 के साथ 1 5, 2 का 4 के साथ 2 4, और 2 का 5 के साथ 2 5, 3 का 4 के साथ 3 4, और 3 का 5 के साथ 3 5। पूरा सारे के सारे ऑर्डर पेयर आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं, एक रोज भी पूरा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन हुआ? यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। तो याद रखिएगा यूनिवर्सल रिलेशन में सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। इस पर वेन डायग्राम भी देख सकते हैं आप। ए सेट में 1 2 3 थे, बी सेट में 4 5 था,
तो 1 4 से भी जुड़ गया, 5 से भी जुड़ गया, 2 भी 4 से भी जुड़ गया, 5 से भी जुड़ गया, 3 भी 4 से भी जुड़ गया, 5 से भी जुड़ गया। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। रिमार्क करके फिर एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दी है, यूनिवर्सल रिलेशन इज ए लार्जेस्ट रिलेशन। भाई सारे के सारे ही एलिमेंट जुड़ गए तो इससे बड़ा क्या होगा? इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो सबसे बड़ा रिलेशन होता है, इससे बड़ा कोई भी रिलेशन नहीं होगा। सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर किस में होंगे? यूनिवर्सल रिलेशन में होंगे, और सबसे कम ऑर्डर्ड पेयर किस में होंगे? वॉइड रिलेशन में होंगे, एम्प्टी रिलेशन में होंगे। नेक्स्ट टाइप हम देख रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? नाम से पता लग रहा है आइडेंटिटी मतलब खुद के जैसा। ठीक है, आप आईने में अपने आप को देखते हो तो आईने के अंदर आपको कोई चुड़ैल प्रेत नजर नहीं आती होगी, अपना ही चेहरा नजर आता होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा चुड़ैल वुड़ैल नजर आ रही है, भूत प्रेत नजर आ रहा है, तो कोई ना कोई दिक्कत है, बाबा को दिखाएं। ठीक है, अगर आपको अपना ही फेस नजर आ रहा है तो आप बिल्कुल ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मत मानना, मजाक था। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा भाई? जो अपने जैसा ही हो, अपने आप से रिलेटेड हो। तो ए रिलेशन आर इज ए आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। इस ओनली पे ध्यान देना, इसने बोला है कि हर एक एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेटेड हो, इट सेल्फ ओनली। ठीक है, केवल अपने आप से रिलेटेड मतलब स्वार्थी, सेल्फिश, अपने आप से मतलब रखने वाला। ठीक है, रिलेशन आर इज ए आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, केवल और केवल अपने आप से रिलेटेड हो। तो जैसे ए सेट ये यहाँ पर है। ठीक है, तो आर जो है वो सब सेट है किसका? ए क्रॉस ए का। ठीक है, एक चीज और भी ध्यान देंगे आप, कोई भी सेट अपने आप के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे ये क्रॉस बी, ए क्रॉस ए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे जितनी भी टाइपें पढ़ेंगे हम वो सेम सेट में ही पढ़ेंगे, मतलब ए क्रॉस ए में ही पढ़ेंगे। तो ए सेट का ए सेट के साथ ही आप क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा भाई? ठीक है, क्रॉस तो नहीं, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की नहीं, रिलेशन ही लिखते हैं हम सीधा। वैसे क्रॉस कराएंगे तो बनेगा वन का वन के साथ वन वन, वन का टू के साथ वन टू, वन थ्री, फिर टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, ऐसे बनेंगे। सिक्स ऑर्डर पेयर बनेंगे, थ्री थ्री जा सॉरी नाइन ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे? थ्री थ्री जा नाइन ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन हम बात कर रहे थे आइडेंटिटी रिलेशन की, मतलब हर एक एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेटेड होगा, यानी कि वन वन से रिलेटेड, टू टू से रिलेटेड, थ्री थ्री से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, जिसके अंदर हर एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेटेड हो। वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी ए सेट है, यहाँ पर भी ए सेट है। वन वन से रिलेटेड है, टू टू से रिलेटेड है, थ्री थ्री से, और कोई किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। इसको क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि इसका आगे यूज होगा। अगला हम देख रहे हैं इनवर्स रिलेशन। पर इनवर्स का मतलब क्या है? उल्टा, रेसिप्रोकल, तो किसी भी इनवर्स का उल्टा। ठीक है, तो इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम set A to set B, inverse relation of R is denoted by R inverse is a relation from B to A। मैं कह रहा है कि भाई R कोई रिलेशन है सेट A से सेट B, मतलब A क्रॉस B का सबसेट है R। तो जो R इनवर्स है ना वो B क्रॉस A का सबसेट होगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट किससे चेंज हो जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट से, मतलब फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो आर इनवर्स किसका सबसेट होगा? बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। जैसे कि ये रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ पर, एग्जांपल हमने लिया है। ठीक है, आर रिलेशन आपका क्या है? वन टू थ्री फाइव और सिक्स सेवन। इसका इनवर्स करेंगे तो वन टू का क्या बन जाएगा? टू वन, थ्री फाइव का क्या बन जाएगा? फाइव थ्री, और सिक्स सेवन का क्या बन जाएगा? सेवन सिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ रिमार्क करके। फिर से इंपॉर्टेंट बात है, ये बोल रहा है कि डोमेन, देखिए आपस में इंटरचेंज हुई थी। डोमेन किससे बदली थी? रेंज से, और रेंज किससे बदल गई थी? डोमेन से। तो सीधी सी बात है, आर इनवर्स की जो डोमेन है वो आर की रेंज के इक्वल होगी, और आर इनवर्स की जो रेंज है वो आर की डोमेन के इक्वल होगी, क्योंकि वही तो इंटरचेंज हुई थी। और एक बात और भी नोट करने की है, किसी भी रिलेशन का अगर हम टू टाइम्स इनवर्स करते हैं, टू टाइम्स इनवर्स करते हैं, तो वही रिलेशन वापस आ जाएगा, क्योंकि फिर से डोमेन रेंज में चेंज होगी तो सेम वापस वही रिलेशन आ जाएगा। तो रिमार्क करके ये तीन बातें लिखी हुई, इन पर आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो गई है। अब तक जो आपने पढ़ा था वो 11th का रिलेशन था, अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो 12th का रिलेशन है। ठीक है, अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे अब हम 12th का रिलेशन शुरू कर रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? देखिए, a relation R is a reflexive relation if every element related to itself। एक पीछे हमने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में यहाँ पर लिखा था ओनली रिलेटेड
टू इटसेल्फ ओनली, मतलब वो रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेटेड हो, जैसे 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से। और यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब यहाँ पर 1 1 से रिलेटेड तो होना ही चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। लेकिन ओनली नहीं लिखा है, इसका मतलब किसी और से रिलेटेड भी हो सकता है। तो हर एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेटेड हो तो आइडेंटिटी रिलेशन, हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड होने के अलावा किसी और से भी रिलेटेड हो जाता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ से तो बात क्लियर हो गई कि आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोल सकते हैं। जो हमने पीछे रिफ्लेक्ट आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। और देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर बोला गया है भाई ए सेट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, और आर जो है वो सब सेट है ए क्रॉस ए का, मतलब पहला सेट भी आपका ए है, दूसरा सेट भी ए है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। अब इस रिलेशन को आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना कंपलसरी है, बाकी किसी और से भी रिलेटेड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये रिलेशन कैसा रहेगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन आइडेंटिटी नहीं रहेगा, और केवल 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से रिलेटेड होता, ठीक है, तो आप इसको आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकते थे। तो देखिए 1 1 से है, 2 2 से भी है, और 3 3 से भी, कंपलसरी चीजें ये तीनों थी। तो ये तीनों अपने आप से रिलेटेड है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा 1 2 से भी रिलेटेड है और 2 3 से भी रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। बस कंपलसरी कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कोई भी एक सेट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस सेट से नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन हम देख रहे हैं। भाई नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई एक सेट है, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कोई सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन है। जैसे पिछले सेट में 3 एलिमेंट थे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट थे, ए में 3 एलिमेंट थे। ऐसे ही किसी सेट के अंदर एन एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या बोला है भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट करना हमने पीछे पढ़ा है। वहां पर ए और बी दो सेट थे, ए सेट में हमने एम लेट किए थे एलिमेंट्स, और बी सेट में एन लेट किए थे, तो हमने फॉर्मूला बनाया था एम इंटू एन। लेकिन यहाँ पर दोनों सेट सेम है, और दोनों में ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है और दूसरे में भी एन है, तो एन इंटू एन, एन स्केयर जो है ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए, आइडेंटिटी मतलब सेम सेम, 1 1 2 2 3 3, ऐसे कितने बनेंगे, तो जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही बनते हैं। यहाँ पर एन एलिमेंट है तो एन ही बनेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे तो 3 आइडेंटिटी बने थे, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने ही आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, तो आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर कितने बन जाएंगे आपके एन। अब हैंस नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए रिफ्लेक्सिव, किसी भी रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना तो कंपलसरी है। तो इसलिए हमने ये आइडेंटिटी जो रिलेशन है ना, इनको हम कम कर देते हैं, क्योंकि ये तो कंपलसरी है, ये तो होने होने चाहिए। तो उसके अलावा डिफरेंट एलिमेंट के कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल थे हमारे एन स्क्वायर, सेम सेम के थे एन, इनको हमने माइनस कर दिया, तो डिफरेंट के क्या हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएंगे, ठीक है। अब इनसे बनाते हैं रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, एन स्क्वायर माइनस एन है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएंगे, 2 रेज टू पावर एन स्क्वायर माइनस एन। आप इसमें से एन कॉमन करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज कब होगा, कोई भी एक सेट आपको गिवन होगा और आपसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट भी याद रख सकते हैं और डेरिवेशन याद रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिमार्क है, रिमार्क मतलब कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। द आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और मे नॉट भी आइडेंटिटी, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कब होगा, जब केवल हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, ठीक है, तब तो हम उसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। लेकिन हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने के साथ साथ किसी और से भी रिलेटेड है,
तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा आपका कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में हर एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आ गई हमारी सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड टाइप क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, ए रिलेशन आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी इज बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। कह रहा है कि भाई किसी भी रिलेशन को हम सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब उसके अंदर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब उसके जैसी दिखने वाली चीज, उससे अपोजिट चीज है ना, वो नजर आए, सिमेट्री नजर आए। तो ए बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब हर ऑर्डर पेयर का इनवर्स अगर उसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो उस रिलेशन को आप क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। मैंने रिपीट करता हूं मैं एक बार फिर से, हर ऑर्डर पेयर का इनवर्स बिलोंग करना चाहिए। ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, फिर इस पर एग्जाम्पल, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किए हैं मैंने, एग्जाम्पल दे दे करके और रिमार्क वगैरह लिख करके, एक्स्ट्रा बातें सारी है ना, एग्जाम्पल्स। तो वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दें आप। अब तक आप पढ़ रहे हैं, अब तक आप वीडियो पे बने हुए हैं, तो सीधी सी बात है, आप मेहनती बच्चे हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल मैं लेके आने वाला हूँ ऐसे ही। तो ए सेट आपको गिवन है 1 2 3, और आर जो है ना वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, सेम वही बात है। तो यहाँ पर देखिए आप, आपने हमने क्या किया, ए क्रॉस ए से कोई एक रिलेशन बना दिया, कोई रूल यूज किया है। रूल यहाँ पर मतलब अभी के लिए जरूरी नहीं है, ये तो एक एग्जांपल दे रहे हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन का। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है ना, इसका इनवर्स। जैसे 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी बिलोंग कर रहा है। तो हर ऑर्डर पेयर का इनवर्स बिलोंग करना चाहिए। 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जैसे 2 3 बिलोंग कर रहा है, 3 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब रिमार्क में दे दिया भाई, जैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैलकुलेट करने पड़े थे हमने, ऐसे ही नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इस पर डेरिवेशन देखेंगे एक हम, कि फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, फिर फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना आप। तो सेम वही बात आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट लेट कर लिए हमने, एन एलिमेंट लेट कर लिए हैं भाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए, जब सेट में एन एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, एम इंटू एन का फॉर्मूला जो पीछे पड़ा था, यहाँ पर एन एन है दोनों में, तो एन इंटू एन कितने बन जाएंगे, एन स्क्वायर। सेम वही बात, नंबर ऑफ आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस है, तो वो कितने बनेंगे, एन बनेंगे। तो ये तो हो गए सेम वाले। तो डिफरेंट कितने बचेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर। तो टोटल थे एन स्क्वायर, उसमें से हमने सेम यानी कि आइडेंटिटी माइनस कर दिए, तो एन स्क्वायर माइनस एन हो गए। ठीक है, सेम पीछे वाली बातें हैं सारी। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी को हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 ये बिलोंग करे या ना करे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिलोंग करेंगे तब भी सिमेट्रिक होगा, और नहीं बिलोंग करेंगे तब भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इनको हम बाद में ऐड कर लेंगे, क्यों किया है सब्ट्रैक्ट वो अभी आप समझेंगे। देखिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब हाफ ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर, हाफ कर रहे हैं इनका, टोटल डिफरेंट ये थे, इनका हाफ कर रहे हैं, तो एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। क्यों कर रहे हैं हाफ, रीजन बताया है, बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 इज ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू आर। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 तो जो है वो ऑटोमेटिक बिलोंग करेगा। तो जितने भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जैसे ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग करेगा। ठीक है, बी सी बिलोंग कर रहा है तो सी बी बिलोंग करेगा। तो इसलिए हमने हाफ किया, क्योंकि जो उनके इनवर्स है ना उनको हमें कम करना है। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग कर जाएगा तो बी ए तो खुद पे खुद बिलोंग कर जाएगा ना, तो उस चीज की काउंटिंग करने की क्या जरूरत है, मतलब उस चीज पर हमें परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन अप्लाई करने की क्या जरूरत है। ठीक है, इसलिए हाफ किया है। तो हाफ ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर कितने हो जाएंगे, एन स्क्र माइनस टू अपॉन एन स्क्र माइनस एन अपॉन टू। तो फाइनल ये ऑर्डर्ड पेयर आए हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। अब बनाते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो हेंस नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, तो ये तो हो गए थे हमारे, अभी हमने डिफरेंट हाफ करके जो निकाले थे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि भाई आइडेंटिटी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करे भी और ना भी करे, तो उनसे रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें तो टोटल सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड आउट करने हैं ना। तो आइडेंटिटी को हम काउंट करके चलेंगे। तो आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर कितने थे, एन थे। ठीक है, अब फाइनल हम निकाल रहे हैं भाई टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। वो हाफ करने के लिए पहले हमने एन को कम किया था। ठीक है, क्योंकि फिर वो सिमेट्रिक भी हाफ हो जाते, आइडेंटिटी भी हाफ हो जाते, जबकि वो तो सिंगल ही होते हैं ना। 1 1 एक बार ही तो बिलोंग करेगा, 2 2 एक बार ही बिलोंग करेगा, 3 3 एक बार ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एन स्क्र माइनस एन अपॉन टू और प्लस एन कर दिया हमने, इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा
एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2, और एलसीएम लेके फाइनल सोल्व किया तो हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो जो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये होंगे। अब इनसे बनाएंगे हम रिलेशन। तो देखिए रिलेशन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड। तो वो नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना था ना, सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, बस पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर निकाल लीजिए आप पहले, जैसे हमने ये अभी निकाले है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर पॉसिबल ऑर्डर क्या थे, एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2। ठीक है भाई, इसमें से एन हमने कॉमन कर लिया तो फाइनल रिजल्ट ये बन गया हमारा सिमेट्रिक के लिए। अगर डेरिवेशन समझ में आया ना तो रिजल्ट खुद ब खुद याद रहेगा। और देखिए ये बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर आर ऑल्सो बिलोंग्स टू इन द सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर है ना, वो भी आपके बिलोंग कर सकते हैं किसके अंदर, सिमेट्रिक रिलेशन में, क्योंकि 1 1 की सिमेट्री 1 1 ही होगी, 2 2 की सिमेट्री 2 2 ही होगी, तो वो बिलोंग करें या ना करें। ठीक है, दोनों ही केस में सिमेट्रिक रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बी सी इज बिलोंग्स टू आर। कह रहा है कि ए बी बिलोंग करे, बी सी बिलोंग करे। ठीक है, बी सी बिलोंग करे। अब इन दोनों में सेम क्या है, ए बी कॉमन है दोनों में, है ना, तो बचा क्या, ए सी। तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, इंप्लाइज दैट ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो किसी भी रिलेशन के अंदर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो दोनों में कॉमन को कट कर दो, बचा क्या, ए और सी, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो आपको सीधा किस पे जाना है, रिलेशन पर जाना है। जब भी आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, सीधा रिलेशन पर जाना है, उसमें सेट के एलिमेंट किससे रिलेटेड है किससे नहीं वो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा रिलेशन में चेक करिए सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, सिमेट्री का मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, पिछले की बात कर रहा हूँ, अभी हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, दोनों में सेम क्या है, 2 2 को छोड़ दो, बचा क्या, 1 3, तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हुआ हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। जैसे अब एक चीज यहाँ पर क्लियर करेंगे हम, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो इसके लिए फाइनल कोई रिजल्ट अभी है नहीं। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देख रहे हैं भाई, एंटी सिमेट्रिक लास्ट टाइप है ये। ठीक है, इसके बाद ये टाइप कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये इन पर बेस एक अलग से रिलेशन आएगा हमारे पास। तो ए रिलेशन आर इज ए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन if AB is belongs to R, BA is belongs to R, then A equals to B। ध्यान से समझिएगा कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि AB बिलोंग कर रहा है, BA बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो A इक्वल्स टू क्या रहेगा, B रहेगा। देखिए सिमेट्रिक में क्या था और एंटी सिमेट्रिक में क्या है, दोनों में ध्यान से समझिए। एंटी सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक का उल्टा। तो सिमेट्रिक में क्या था, ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना कंपलसरी था। लेकिन एंटी सिमेट्रिक में ये कह रहा है कि ए बी बिलोंग कर रहा है और बी ए भी बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब ए और बी इक्वल हो। जैसे 1 1 बिलोंग कर रहा है तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा। 2 2 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो सिमेट्रिक में मतलब या तो सेम सेम ऑर्डर्ड पेयर होंगे या डिफरेंट होंगे। जो डिफरेंट होंगे तो वो मतलब अगर डिफरेंट होंगे तो उस केस में क्या होगा, जैसे भाई ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लियर सी एक स्पष्ट सी बात मैं आपको समझा देता हूं कि अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, या तो उसमें सब सेम सेम एलिमेंट होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये बिलोंग करेगा तब वो एंटी सिमेट्रिक होगा। या फिर एंटी सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट जो है वो एक पेयर बिलोंग करे, उसका इनवर्स बिलोंग ना करे, तब उसको हम क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब इस चीज को भी हम एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे ए सेट ये है भाई, आर रिलेशन है ए क्रॉस ए में, तो आर वन एक मैंने रिलेशन लिखा है यहाँ से, एक आर टू लिखा है और एक आर थ्री लिखा है। तो देखिए इसमें क्या है, 1 2 बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। इसमें 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 आइडेंटिटी है सारे, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 भी बिलोंग कर गया, देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग कर गया, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया ना। तो ये कैसा है आपका, सिमेट्रिक है, यानी कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इन एग्जांपल से आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब चल रहे हैं हम नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका डेरिवेशन देख रहे हैं। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो सेम वही बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एन लेट कर लिया हमने, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए एन स्क्वायर हो गया, नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर सेम सेम वाले एन हो गए। ठीक है, अब उसके बाद वही पीछे जो किया था हमने, हाफ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर।
ठीक है। तो टोटल थे n स्क्वायर में से n माइनस कर दिया और हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। नाउ नंबर ऑफ वे फॉर सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो भाई कितने तरीके से हम डिफरेंट एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहले ही मैंने यहाँ पर 3 क्यों लिखा है उसके लिए यहाँ पर समझिए आप। अगर 1 A में बिलोंग कर रहा है, 2 A में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो भाई 1 2 बिलोंग करेगा और 1 2 बिलोंग करेगा या फिर 2 1 बिलोंग करेगा, दोनों में से एक चीज बिलोंग करेगी। अगर 1 2 और 2 1 दोनों बिलोंग कर गए, 1 2 और 2 1 दोनों बिलोंग कर गए, तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। जबकि हम कैसा पढ़ रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक। तो या तो 1 2 बिलोंग करेगा या 2 1, और 1 1 बिलोंग करेगा, 2 2 भी बिलोंग करेगा आपका। मतलब सेम सेम तो बिलोंग कर ही कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट में एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने बने, 1 2, और इनमें से एक ही काउंट होगा 3। ठीक है, 3 बने, इसीलिए हमने यहाँ पर बेस में कितना लिखा है, 3। यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, जबकि पहले कितने बन रहे थे, 2 बन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमने 3 लिखा। और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने थे आपके पास, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो ये तो बन गए हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। देखिए यहाँ पर भी लिखा है मैंने 1 1 2 2 या 1 3, या तो ये 3 वे सेलेक्ट होंगे, या 1 1 2 2 2 1, ये 3 वे सेलेक्ट होंगे, इसलिए वहां पर बेस में 3 था। तो नंबर ऑफ वे फॉर सिलेक्शन आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर। अब वो तो हो गए डिफरेंट के लिए। मैंने आपको बोला एंटी सिमेट्रिक में सेम सेम ऑर्डर के एलिमेंट मतलब 1 1 2 2 भी बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको अलग से कैलकुलेट किया। सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने थे, n एलिमेंट थे तो n थे। तो नंबर ऑफ, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या पढ़ रहे हैं हम, नंबर ऑफ वे फॉर सिलेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर, तो वो कितना है, 2 raised to power n हो जाएगा। ठीक है, ये सेम एलिमेंट से हमने नंबर ऑफ रिलेशन बना लिए हैं। और वो बनाए थे 3 raised to power में जो था वो डिफरेंट एलिमेंट से बनाए थे, ये डिफरेंट एलिमेंट से बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनल जो बनेगा रिजल्ट वो आपका क्या बनेगा भाई, हेंस द नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट रूल यूज किया है। दो जो अलग अलग रिजल्ट्स बनते हैं तो उनको हम प्रोडक्ट करा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो सेम का बन गया और ये बन गया डिफरेंट का। तो ये रिजल्ट है जो आपको मेमोराइज रखना है। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए हमारा रिजल्ट क्या होगा, 2 raised to power n इंटू 3 raised to power n² माइनस n अपॉन 2। ठीक है, डेरिवेशन याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रहता है तो फाइनल रिजल्ट को आप जरूर याद रखें। आगे देख रहे हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भाई, ए रिलेशन आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन एंड आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, ये साइन है इक्विवेलेंस रिलेशन को डिनोट करने का। ठीक है, ये थोड़ा सिमिलरिटी जो रिलेशन होता था ना, मतलब सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ा होगा अपने 10th क्लास में। ठीक है, वही साइन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं इस पर। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों के तीनों होने चाहिए। जैसे ये हमारे पास एक ए सेट है, आर जो आपका रिलेशन है वो ए क्रॉस ए में है। तो देखिए पहले हम चेक करते हैं इन ये तीनों एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है या नहीं। 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब डिफरेंट चेक करो, 1 2 है तो 2 1 भी है, देखो 2 3 है तो 3 2 भी है, तो भाई सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, 1 2 ले लिया और एक हमने 2 1 ले लिया डिफरेंट एलिमेंट के। ठीक है, तो 2 दोनों में कॉमन हो गए, बचा क्या, 1 1 1 1 बिलोंग कर रहा है, देखो। और भी ले सकते हो आप, जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों में 2 से कॉमन हो गया है तो बचा क्या, 2 3। तो 2 3 बिलोंग करना चाहिए, 2 3 देखो ये इसमें मैच कर रहा है 2 3। ठीक है, ऐसे आप कोई भी ले सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो इसको। तो ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हुआ। अब उसके बाद बात आती है हमारे पास भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, बी एन प्लस वन समीशन के इक्वल्स टू 0 अप टू एन, और एन सी के और बी के। कौन सी चीज क्या है यहाँ पर, एन तो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, जो सेट दिया हुआ है। और ये जो बी बी से लिखा हुआ है ना, ये बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेल नंबर। क्या बोलते हैं, बेल नंबर। इस चीज को हमने अगले पेज पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो फिलहाल इस फॉर्मूले को आप ध्यान रख लें तो रख लें, वरना आगे है ना इसका डेरिवेशन भी है, वहां पर क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, ये मैंने बीच में मिस कर दिया था, तो आगे जाके मैंने एक्सप्लेन किया इसको। तो उससे पहले हमें कुछ और बातें पढ़नी पड़ेगी इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, तब जाके ये फॉर्मूला क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास पहले देख लेते हैं, इस पर काफी सारी चीजें आएंगी, फिर वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है भाई, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी रिलेशन की, ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इक्विवेलेंस क्लास आपने सुना भी होगा। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू एन एलिमेंट एक्स ऑफ सेट एक्स इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ एक्स। देखिए क्या कह रहा है कि भाई कोई भी एक आर रिलेशन है जो कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखेंगे, जैसे प्रॉपर कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, आप वन ले लिया आपने, वन की जो है इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है, तो आपको ये देखना है कि वन जो है वो सेट ए में के किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है, और उनका हम एक सेट बना दें, तो वो क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। ठीक है, तो वो एक्स एलिमेंट लेट करके चले गए थे हम यहाँ पर, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ए प्लस बी इवन नंबर है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, तो वन की इक्विवेलेंस क्लास क्या, वन वन की इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है भाई वन जो है, देखिए ये रूल गिवन है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग वन किस किस से रिलेटेड होगा, जिसके साथ उसका सम इवन बनेगा। तो वन का खुद वन के साथ इवन बनेगा, वन प्लस वन टू होता है, तो वन वन से रिलेटेड होगा। वन का थ्री के साथ भी इवन बनेगा, वन प्लस थ्री कितना होता है, इवन होता है, तो थ्री से भी रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बना के देखेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिख के देखेंगे ना आप, तो वन वन ऑर्डर पेयर बनेगा, वन थ्री बनेगा, वन फाइव बनेगा, क्योंकि इनका वन का इन तीनों के साथ सम कितना है, इवन नंबर है रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वन की जो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, वन थ्री और फाइव होगी, ये एक सेट बन गई, ये इक्विवेलेंस क्लास बन गई। देखो रीजन बताया, वन रिलेटेड वन, वन रिलेटेड थ्री और वन रिलेटेड फाइव होगा, क्योंकि इनका सम जो है वो इवन नंबर बन रहा है। यहाँ पर देखिए साइड में भी ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, उसके बाद है इक्विवेलेंस क्लास टू के लिए देखते हैं, तो टू का सम किस किस के साथ इवन नंबर बनेगा, तो टू का खुद टू के साथ, टू प्लस टू फोर होता है, और टू का फोर के साथ बनेगा, टू प्लस फोर कितना होगा, सिक्स होगा। ठीक है, तो इन दोनों के साथ ही बनेगा बस, और किसी के साथ नहीं बनेगा, तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई। इक्विवेलेंस क्लास आपको क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि आगे आगे इसी का यूज होता चलेगा। तो आगे देख रहे हैं हम पार्टीशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। पार्टीशन, पार्टीशन मतलब इसके पार्ट टुकड़े बनाना, कैसे है, द पार्टीशन ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो पार्टीशन क्या होते हैं, डिफरेंट डिसजॉइंट मतलब ऐसे सेट होते हैं जो ज्वाइंट नहीं होते, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, और किसके होते हैं, वो इक्विवेलेंस क्लास के होते हैं। तो जब भी आपको पार्टीशन लिखने होते हैं किसी रिलेशन के, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस लिख लेनी है, और फिर आपको डिफरेंट एलिमेंट देखने हैं। पार्टीशन पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, ए सेट आपको गिवन है 1 2 3, और आर सेम वही आपका सब सेट है, ए क्रॉस ए का, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, थोड़ा मैनेज करके चलना आप लोग। तो आर जो रिलेशन है वो क्या बना दिया हमने, ये रिलेशन बना दिया भाई आर। ठीक है, ये हमने एक आर रिलेशन लिख दिया। देखिए रिलेशन का इक्विवेलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसकी इक्विवेलेंस क्लासेज और पार्टीशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जितने भी है सभी की हम इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे। देखिए वन किस किस से रिलेटेड है, इसके अंदर चेक करते रहिएगा आप। वन वन टू थ्री तीनों से रिलेटेड है, टू किससे रिलेटेड है, वन टू थ्री तीनों से रिलेटेड है, थ्री किससे रिलेटेड है, वन टू थ्री तीनों से रिलेटेड है। तो पार्टीशन क्या लिखे थे हमने, पार्टीशन लिखे थे डिसजॉइंट सेट, मतलब सेट सारे डिफरेंट होने चाहिए। तो ये तो तीनों सेम है, तीनों सेम है तो एक ही सेलेक्ट होगा इनमें से। तो पार्टीशन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि सारे सेम है तो एक ही काउंट होगा। तो जितने भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, वो सारे लेते लिखा है मैंने ओनली डिफरेंट सेट्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने इस पे और अच्छे से क्लियर करने के लिए इस चीज को। तो ए सेट ये हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, और इससे एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिख दिया हमने ये। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लिया है, कोई किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा ये, तो ये फिलहाल हमने अपनी मर्जी से वैसे लिख दिया। ठीक है, पार्टीशन समझने के लिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस क्लास लिखनी होगी। तो देखिए इस रिलेशन में चेक करिए आप, वन वन से और टू से रिलेटेड है, टू आपका वन और टू से रिलेटेड है, थ्री केवल थ्री से रिलेटेड है, फोर फोर और फाइव से रिलेटेड होगा। यहाँ पर देखिए फोर जो है वो फाइव से है, और खुद अपने आप से भी है फोर से, और फाइव जो है वो फोर फाइव से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये हमने सभी की क्या लिख दी है, इक्विवेलेंस क्लास लिख दी है। अब इनमें से जो डिफरेंट होंगे ना, वही आपके पार्टीशन में आएंगे, और यहाँ से दो तीन बातें और अच्छे से क्लियर करेंगे हम। तो ये देखिए दोनों सेम है,
तो इनमें से एक सेलेक्ट कर लिया हमने, ये डिफरेंट है, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये दोनों सेम है तो इनमें से एक सिलेक्ट हो गया। तो मतलब कितने पार्टीशन बन गए, 3 पार्टीशन बन गए, P1 P2 और P3 नाम दे दिया हमने इनको, पार्टीशन P से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि भाई जितने भी ये पार्टीशन है ना, अगर इनका हम यूनियन करें, मान लीजिए n पार्टीशन होते हैं, तो इनका यूनियन करेंगे तो आपके पास वापस वो सेट आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन के पार्टीशन आपको गिवन होंगे और पूछा जाएगा भाई किस सेट के हैं ये, तो आप सभी का बस यूनियन कर दें नॉर्मल, और यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो गिवन सेट आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देंगे, क्योंकि ये डिसजॉइंट होते हैं, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, पाई रहेगा, ठीक है। अब नोट करके कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है, इन पर ध्यान देंगे हम। ये बोल रहा है इफ आर इज ए आइडेंटिटी रिलेशन, आर अगर आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी याद है आपको शुरुआत में पढ़ा था, सेम सेम एलिमेंट, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा केवल, देन हैव मैक्सिमम पार्टीशन, तो मैक्सिमम पार्टीशन होंगे, सबसे ज्यादा पार्टीशन कब होंगे, जब आइडेंटिटी रिलेशन हो। क्यों भाई, क्योंकि हर एलिमेंट की अपने आप के साथ रिलेटेड होगा हर एलिमेंट, तो हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास अलग अलग बनेगी, ठीक है। हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास अलग अलग बनेगी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में केवल 1 होगा, 2 की में केवल 2 होगा, 3 की में केवल 3 होगा, 4 की में केवल 4 होगा, 5 की में केवल 5 होगा, तो सभी की डिफरेंट बनेगी, तो वो सारे ही पार्टीशन में काउंट होंगे, इसलिए मैक्सिमम बनेंगे। तो याद रखिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन में पार्टीशन जो है वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, बिकॉज इक्विवेलेंस क्लास आर डिफरेंट, रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। इफ आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन आपको याद होगा, हर एलिमेंट अब हर एक ए सेट का सभी एलिमेंट बी सेट के सभी एलिमेंट से जुड़े होंगे, मतलब हर एक एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। देन हैव ओनली वन पार्टीशन, तो केवल एक ही पार्टीशन होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट हर एक से जुड़ा हुआ है, तो सभी की इक्विवेलेंस क्लास सेम बनेगी। जैसे मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल दिया था आपको, इसमें देखिए सभी की इक्विवेलेंस क्लास सेम बन रही है ना, तो एक ही तो काउंट हुआ, तो उस केस में आपके जो पार्टीशन है वो केवल 1 बनेगा, ठीक है। कब, जब रिलेशन कैसा हो, यूनिवर्सल रिलेशन हो, तो बिकॉज इक्विवेलेंस क्लासेज आर सेम, रीजन भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। तो बेल नंबर क्या होते हैं भाई, द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर कॉल्ड बेल नंबर। कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टीशन मतलब किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में पार्टीशन कितने बने हैं, ठीक है, वही आपके क्या होंगे, बेल नंबर होंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन एनी गिवन सेट इज इक्वल्स टू द बेल नंबर। देखिए, कोई भी हमारे पास एक रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके जितने पार्टीशन होंगे उतने ही बेल नंबर होंगे, ठीक है। मतलब बेल नंबर, नंबर ऑफ पार्टीशन और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, किसी भी सेट से इक्विवेलेंस रिलेशन हम कितने बना सकते हैं, ये तीनों चीज़ें सेम है। सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास लिखी जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास से ही बनेंगे पार्टीशन, और जितने पार्टीशन होंगे उतने ही बेल नंबर होंगे, और उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट से आप बना सकते हो, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम, देखिए आगे क्या है हमारे पास कि भाई वो फॉर्मूला आ गया है जिसको हमें वेरीफाई करना था। तो हाउ टू फाइंड बेल नंबर या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला था, इसको 2 मेथड से हमने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट यहाँ पर n की वैल्यू हमने पहले सबसे पहले क्या की है, 0 सब्स्टिट्यूट की है भाई, यहाँ पर n की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया है इस पूरे फॉर्मूले में। तो 0 जैसे सब्स्टिट्यूट किया तो ये लगभग सारे 0 0 हो जाएंगे, k की वैल्यू आपको 0 रखनी है तो सारे 0 0 हो जाएंगे, और 0 0 हो जाएंगे तो इन सभी की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, तो 1 × 1 1 आ जाएगा, मतलब पहला बेल नंबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही n की वैल्यू आपकी बार 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा उस फॉर्मूले में, जहाँ भी n है 1 1 रखना है बस, ठीक है। तो k की वैल्यू आपको 0 से लेकर के 1 तक अब सब्स्टिट्यूट करनी है, समीशन का मतलब सम होता है, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, एक बार 0 सब्स्टिट्यूट किया k की जगह और एक बार 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो c का मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा आपने पहले, ठीक है। तो 1 × 1 क्या आ जाएगा आपका 1, और 1 × 1 ये भी क्या हो गया 1, 1 + 1 कितना आ गया 2, तो सेकंड बेल नंबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया n की वैल्यू आपकी बार कितनी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब k की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 2 तक सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, पहले 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, 2c0 कितना हो जाएगा आपका 1, b0 की वैल्यू आपको पहले कैलकुलेट करी थी आपने, 1 ही आई थी। ऐसे 2c1 को सोल्व करेंगे, 2c1 को सोल्व करेंगे तो देखिए 2c1 को सोल्व करेंगे, यहाँ पर 1 लिखाना है तो इसका एक ही स्टेप ओपन करना है, मतलब 2 ही आएगा, ठीक है। और नीचे कितना आएगा 1, 2/1 कितना आ जाएगा
जाएगा 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा होता तो इसके 2 स्टेप ओपन करते, जैसे ये है 3C2, तो इसको लिखेंगे हम 3 × 2 अपॉन 2 × 1, ऐसे कम्बिनेशन को शॉर्ट तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से B3 जो है आपका फाइनल क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फाइनल कितना आ जाएगा 5। तो थर्ड बेल नंबर कितना आ जाएगा 5। तो ऐसे आगे आप कंटिन्यू निकाल सकते हो कितने के लिए भी, या फिर इसके लिए एक ट्री मेथड भी होता है, बेल ट्री मेथड बोलते हैं इसको। B1 और B1 आपको याद रखना है आपका 1 होता है। ठीक है, अब जितना ये यहाँ लिखा है ना, सेम एज इट इज नीचे लिखेंगे हम। ठीक है, और इन दोनों का प्लस, इन दोनों का सम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर देखिए, इन दोनों का सम यहाँ लिख दिया, अब इसका लास्ट यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों का सम ऊपर और नीचे वाले का, इन दोनों का सम, बीच में मैंने प्लस का साइन लगा रखा है देखो, इन दोनों का सम आगे लिखेंगे, ऐसे ही फिर इन दोनों का सम आगे लिखेंगे। मतलब ऊपर वाले को प्लस करके आगे लिखते चलना है, और लास्ट एलिमेंट को अगली रो का फर्स्ट एलिमेंट बना देना है। यहाँ लास्ट कितना है 5, तो अगली का फर्स्ट क्या हो जाएगा 5। अब इन दोनों का सम अगले स्टेप में, फिर इन दोनों का सम अगले स्टेप में, फिर इन दोनों का सम अगले स्टेप में। तो B4 आपका क्या आ गया 15 आ गया। ऐसे लास्ट 15 आया था तो यहाँ 15 लिखेंगे। अब सम करते चलना है, इन दोनों का सम 15 और 5 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 15 52। ठीक है, तो आपका जो है ये जो लास्ट में आए हैं ना, ये क्या आए हैं आपके पास, ये बेल नंबर आए हैं। ठीक है, ये क्या है बेल नंबर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी। अगर कोई भी ए सेट है उसमें एक एलिमेंट है तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, 2 एलिमेंट है 2 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, 3 एलिमेंट है तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। ठीक है, 4 नंबर है तो 15 आपके इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, और 5 एलिमेंट है उसके अंदर तो 52 आपके इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। अब पार्टीशन कह लीजिए कि नंबर ऑफ पार्टीशन कितने बनेंगे, तो भी यही है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे तो भी यही है, और बेल नंबर तो ये है ही। तो बेल नंबर कैलकुलेट करने का एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम ऑर्डर्ड रिलेशन। ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर इज सेट टू इज कॉल्ड ऑर्डर्ड रिलेशन इफ आर इज ए ट्रांजिटिव। अगर आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है लेकिन इक्विवेलेंस नहीं है, तो इक्विवेलेंस कब नहीं होगा, या तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है आपका, 1 1 2 2 3 3 नहीं है ना इसमें, तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट अगला आ जाता है आपका पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन कब होगा, रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, खाली सिमेट्रिक नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ये आपका दिख रहा है, तो आर जो है वो आपका रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, सॉरी ये तो एक्स्ट्रा बातें थी, ये एग्जाम्पल यही था बस इसका। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा बातें हैं। एक्स्ट्रा बात क्या है भाई, यहाँ पर अगर मान लीजिए आर आपका कोई रिलेशन है सेट ए में, तो आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसका इन्वर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, आर अगर सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा, और आर आपका ट्रांजिटिव है तो उसका इन्वर्स भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो इसी के साथ एक एक बात कवर करते हुए हमने अपने रिलेशन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, रिलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन थोड़ा लेंदी टॉपिक है तो उसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।